नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजय खरडे, IRS। आज हम देखने जा रहे हैं सिविल सेवा प्रधान परीक्षा सामान्य अध्ययन 1 का भारतीय विरासत और संस्कृति का पार्ट बी, जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास में व्यक्तित्व, विषय और महत्वपूर्ण घटनाओं पर जो प्रश्न आए हैं 2019 से 2014 तक के बीच में, उनका हम विश्लेषण करेंगे। चलो शुरू करते हैं पार्ट बी GS1। सामान्य अध्ययन 1 पार्ट बी। इसमें जो पाठ्यक्रम है सामान्य अध्ययन 1 में GS1 में मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें सबसे पहले भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, उसको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। ए पार्ट जो है भारतीय विरासत और संस्कृति, बी भारत विश्व का इतिहास, सी भूगोल और डी समाज। इन चारों में से अभी हम हमारा जो अभी विश्लेषण चल रहा है ए पार्ट पे, भारतीय विरासत और संस्कृति। भारतीय विरासत और संस्कृति में फिर से हम 5 घटक वहाँ पे है, जो कि इसको हम इतिहास के विषय के नाम से जानते हैं, भारतीय इतिहास। उसमें सबसे पहले भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। तो ये जो पहला घटक है जिसमें कला, साहित्य और वास्तुकला, इस पर हमने इससे पहले पार्ट ए में वीडियो बनाया है, जिसमें 2019 से 2014 तक के जो प्रश्न है इनका हमने विश्लेषण किया हुआ है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देख सकते हैं, या फिर तेजस्विनी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। दूसरा पार्ट है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का, यानी कि 18वीं सदी के मध्य से लगभग वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। इस घटक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसके आगे है तीसरा घटक स्वतंत्रता संग्राम, और चौथा घटक है भारत के स्वतंत्रता के पश्चात के देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। इनको हम आगे पार्ट सी और डी में देखेंगे। तो पार्ट बी में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। तो 18वीं सदी का लगभग मध्य जो है, इस काल को हम कैसे डिसाइड करेंगे? 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिससे अंग्रेज़ों ने भारत में अपने कदम रखे थे एक्चुअल इसमें, यानी कि उनका पहला जो सबसे रणनीतिक जो विजय था भारत में, वो एक प्लासी की लड़ाई को माना जाता है। इसीलिए हमारा 18वीं सदी का जो मध्य है, हम प्लासी की लड़ाई से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना शुरू करोगे तो प्लासी की लड़ाई से आप उसको अच्छी तरह से देखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, इन पर प्रश्न आने वाले। तो हमें सबसे पहले पाठ्यक्रम को समझना है। तो महत्वपूर्ण घटनाएं जो है, जैसे कि प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई हो, उसके बाद में मैसूर के युद्ध है, मराठाओं के साथ युद्ध है, सिखों के साथ युद्ध है, अंग्रेज़ों ने जिन जिन जो राज्यकर्ता थे उनके साथ युद्ध करके एक एक को हराते हुए उन्होंने अपना राज्य का विस्तार किया था। उसके बाद व्यक्तित्व, जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए या फिर भारत के इतिहास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे सभी व्यक्तित्व, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र उसके बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, उसके बाद में घोष, और ये सभी जो व्यक्तित्व है और सभी बड़ी एक लिस्ट बन सकती है उनके बारे में। और विषय, जो कि इम्पोर्टेंट विषय उस काल में रहे, उन पर प्रश्न आएंगे। जैसे ही हम इनके प्रश्न देखना शुरू करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि प्रश्न किस एरिया से आते हैं, कैसे आते हैं। तो विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं, ये देखिए 2019 में एक प्रश्न आया है कुल 10 अंक के लिए। 2018 में भी एक अंक आया है, 10 अंक, एक प्रश्न आया है 10 अंक के लिए। 2017 में 2 प्रश्न आए हैं 20 अंक के लिए। 2016 में एक प्रश्न आया है 10 अंक के लिए। 2015 में इस एरिया में कोई प्रश्न पूछा नहीं गया। 2014 में एक प्रश्न पूछा गया है 10 अंक के लिए। इसका मतलब ये है कि आप लगभग ये मान के चलिए तो एक प्रश्न बिल्कुल आने ही वाला है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रश्न है इस एरिया में या फिर सामान्य अध्ययन में, ये
एक ऊपरी सतह की तरह, यानी कि एक जनरल स्टडीज़ की जो तैयारी कर लेता है अच्छी तरह से, एक समझ लेगा भारतीय इतिहास को या फिर इस विषय को जो अच्छी तरह से समझ लेगा वो इसका आंसर दे सकता है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये जो लाइन है 18वीं सदी के मध्य के लगभग से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, इनको आधार लेके ही प्रश्न बनते हैं। तो जैसे प्रश्न बनते हैं हमें यहाँ पे क्या समझना है, प्रश्न की मांग को समझने की कोशिश करनी कि प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें एक्चुअल में क्या इनको चाहिए, क्या लिखना ज़रूरी है। तो 2019 में जो प्रश्न है 19वीं शताब्दी के मध्य, देखो 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य संलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। यहाँ पे हमें एक कोऑर्डिनेशन देखना है या फिर दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हुई ये देखना है। सबसे पहले हमें प्रश्न ये समझना है कि 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य संलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। हमारे देश में एक पुनर्जागरण आंदोलन चला राजा राम मोहन राय के साथ जो शुरू हुआ। हमारी जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन इतिहास है, इसको हमने फिर से दोहराने की कोशिश की और खुद का एक जो वैभव है या खुद की एक भारत का जो इतिहास है, वैभवशाली इतिहास है, उसको हमने सामने लाने की कोशिश की। उसी के साथ में राष्ट्रीय पहचान, यानी कि एक राष्ट्र के नाम पे भारत की पहचान होना शुरू हुआ। उससे पहले क्या था कि हमारे देश में राज्य जो है टुकड़ों में बटे हुए थे, अलग अलग राज्यों में अपना देश बटा हुआ था। तो एक राष्ट्रीयता बनाने की वहाँ पे कोशिश हुई। ये संलग्नता है, यानी कि एक दूसरे को कैसे ये कोरिलेट कर रहे हैं, ये हमें बताना है। क्या हुआ कि हमें यहाँ पे ये प्रश्न जो है इसमें पुनर्जागरण के साथ साथ राष्ट्रीय पहचान का उद्भव कैसे हुआ ये हमें बताना है। क्योंकि उस पीरियड में जो राष्ट्रीय पहचान थी उसको बनाने के लिए सबसे पहले की आधुनिक जो मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हुई थी, पाश्चात्य संस्कृति जो है भारत में आई अंग्रेज़ों के साथ, और पाश्चात्यों ने जो अंग्रेज़ों ने उनकी संस्कृति भारत पर लादने की कोशिश की और भारत की संस्कृति जो है उसको निम्न दर्जा देने की कोशिश की। इसी बात से नाराज़ होकर जो भारतीयों ने अंग्रेज़ों से जो एजुकेशन लिया, एजुकेशनल नया जो माहौल बना आधुनिक इतिहास में, उस माहौल को समझकर खुद ने वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उन्हें एहसास हुआ कि भारत में अपनी खुद की एक उच्च संस्कृति है। इसी के साथ में वो पुनर्जागरण का आंदोलन शुरू हुआ। उसमें क्या हुआ कि जो अच्छी जो प्रथाएं थी हमारे संस्कृति की, जो अच्छा पार्ट था उसको हमने एक्सेप्ट किया, और जिसमें कुछ गलतियां थी या फिर हमें लग रहा था कि गलत है उनको हमने अपोज किया, जैसे सती प्रथा है, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, ये सभी चीज़ें वहाँ पे शुरू हो गई। उसी के साथ में हमारा पाश्चात्य और आधुनिक, यानी कि भारतीय और पाश्चात्य, इसमें एंग्लो और इंडियन, इनमें जो आंदोलन शुरू हुआ वहाँ पे हमारा राष्ट्रीय पहचान शुरू हुई। तो इस बात को हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि अपनी राष्ट्रीयता किस तरह से वहाँ पे पहचान बनाने लगी। तो ये यहाँ पे 150 शब्द में लिखना है। तो आप थोड़ा सा इसको भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान का जो उद्भव है, एंग्लो और भारतीय, इनमें जो एक आंदोलन सा हुआ था, द्वंद्व हुआ था, उसको अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में लिख दोगे तो इसका आपको एक अच्छी तरह से इसको आप एक्सप्लेन कर पाओगे। प्रश्न 2018 में देखिए, बहुत ही सरल और कोई भी एक जनरली जो हिस्ट्री और अपने गांधी के काल को अगर अच्छी तरह से समझ लेगा वो लिख सकता है। वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, हमें सिलेबस में हमने क्या देखा था, व्यक्तित्व। यहाँ पे देखिए ये व्यक्तित्व करके शब्द है, तो ये इतिहास काल में जो व्यक्तित्व है उनके ऊपर प्रश्न है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी पर प्रश्न आया है। वर्तमान समय में, यानी कि आज के दिनों में, इन दिनों में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए कि महात्मा गांधी के जो विचार थे वो आज भी कितने रिलेवेंट है, कितने महत्वपूर्ण है, ये हमें लिखना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रश्न को जैसे ही पढ़ते हैं शुरू कर देते हैं कि महात्मा गांधी के विचार जो है वो लिखना शुरू कर देंगे। भाई उन विचारों को तो लिखना ही है, जो महात्मा गांधी के जो विचार है उनको तो लिखना ही, लेकिन आज उनका कैसे इम्पोर्टेंस है, आज क्यों रिलेवेंट है, ये चीज़ें हमें लिखनी है। आपको पता है कि आज दुनिया भर में अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। ये
महात्मा गांधी के विचारों की जीत है। अगर हम यहाँ से उसका आंसर देना शुरू करेंगे, उसी के साथ में सत्य है, उसके बाद में वसुधैव कुटुंबम है, और जो उनके जो सभी विचार हैं उनको हम समरी में डालने के बाद में आज के दिनों में हम उनको कोरिलेट करना चाहिए कि अहिंसा कितनी इम्पोर्टेंट है, वसुधैव कुटुंबम कितना इम्पोर्टेंट है, सत्य की राह पर चलना कितना इम्पोर्टेंट है, ये सभी चीज़ें जो है, और स्वराज्य कितना इम्पोर्टेंट है, स्वदेशी कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे गांधी जी का कहना था कि ग्राम स्वराज्य बनाओ, यानी कि गांव जो है उसको परिपूर्ण और विकसित बनाओ, स्वयंपूर्ण बनाओ। तो इन्हीं की दिशा में आज हम चल रहे हैं। हमारे गांधी के विचारों के साथ ही आज हमारा जो विकास है वो भी साथ में हम अपनी डेवलपमेंट को गांधी के विचारों के साथ में ही करने की कोशिश की है। अर्बन डेवलपमेंट के साथ में रूरल डेवलपमेंट की भी कोशिश हो रही है, और अहिंसा के विचारों को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे थोड़े से 150 शब्द में अच्छी तरह से लिखने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्तमान समय में गांधी के विचारों के महत्व को लिखना है। 2017 में जो प्रश्न आए थे, 2 प्रश्न आए थे, उसमें सबसे पहला प्रश्न था, सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी का भारत विखंडित राज्यतंत्र की छाया किस प्रकार से ग्रसित था। देखो, जो सिलेबस है उन्होंने बोला है कि 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से, यानी कि हमें यहाँ पे उसी लाइन को यहाँ पे उठाया गया है। सुस्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं शताब्दी, ठीक है, उस समय भारत जो है एक विखंडित राज्यतंत्र की छाया में किस प्रकार से ग्रसित था। यानी कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जो उनके लिए जो एक अच्छी तरह से रणभूमि तैयार हुई, उनको यहाँ पे खुद को एक पैर पसारने के लिए या फिर खुद के राज्य को स्थापित करने के लिए किस तरह से यहाँ पे एक विखंडित राज्यतंत्र वाला माहौल था, वो यहाँ पे हमें देखना है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में क्या स्थिति थी, ये लिखना है। तो हमें ये प्रश्न समझ में आए तो हम तुरंत फिर वहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना है कि उससे पहले 18वीं शताब्दी के जो शुरू के दिन थे, जहाँ पे हम 1707 में जाते हैं, मुग़ल साम्राज्य में एक सबसे बड़ा जो सम्राट था औरंगजेब, उसका देहांत होने के बाद में जो मुग़ल साम्राज्य था वो विखंडित होने लगा और सिमटने लगा। ठीक है, और तो 1724 के बाद में धीरे धीरे उसके उत्तराधिकारी जैसे कि हैदराबाद है, अवध है और बंगाल है, ये खुद स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होने लग गए। उसी के बाद दूसरे जो राज्य थे जैसे मैसूर है और नए राज्य भी बन गए, वहाँ पे मराठा है, सिख है, जाट है, रोहिला है। तो ये अलग अलग राज्य तंत्र यहाँ पे विकसित हो गया, क्षेत्रीय राज्य तंत्र की एक परिस्थिति वहाँ पे तैयार हो गई। इसलिए अंग्रेज़ों को क्या हुआ कि हर एक के साथ में इंडिविजुअल लड़ना पड़ा, और उन्होंने एक के साथ लड़ने के साथ दूसरे के साथ कुल की अच्छाई के यानी कि रिलेशन बनाने की कोशिश की, संबंध बनाने की कोशिश की। इस तरह से उन्होंने एक एक राज्य को, विखंडित जो राज्य तंत्र था उसको ख़त्म करने के, उसमें अपना खुद को ये करने की कोशिश की। तो हमें उस टाइम पे जो विखंडित राज्य तंत्र था उसको यहाँ पे सिर्फ लिखना है कि कौन से किस तरह से वो विखंडित थे। ठीक है, उसमें ज़्यादा अंग्रेज़ों के बारे में हमें लिखना नहीं, हमने तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन करने के लिए उनके बारे में बात की है। लेकिन मुग़ल साम्राज्य के जो सिमटने के बाद में जो उत्तराधिकारी राज्य है, फिर दूसरे और राज्य है और नए राज्य जो निर्माण हुए, इस तरह से भारत विखंडित हो गया था, ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अगला प्रश्न है, क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरमदलीय अपनी घोषित विचारधारा एवं राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल रहे। तो ये जो प्रश्न है इसको हमें कारण लिखने, क्या कारण था। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नरमदलीय विचारधाराएं और राजनीतिक लक्ष्य क्या थे नरमदल के, उसको हमें पहले पैरा में कवर करना है, क्योंकि प्रश्न में हमें ये बात समझें। देखो, प्रश्न जो होता है उसमें जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं उनको ये ज़रूरी है कि आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं, ये देखना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले ये आप उनको हिंट दे दीजिए कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है। इसलिए आपने नरमदलीय जो है उनकी घोषित विचारधारा और राजनीतिक लक्ष्य क्या थे
वो एक पहले पैरा में एक 20-25 शब्दों में लिख दीजिए। उसके बाद में उसके फेलियर के कारण लिखिए, किस वजह से उनकी जो घोषित विचारधारा है और राजनीतिक लक्ष्य जो थे उनके प्रति राष्ट्र का विश्वास, यानी कि जो जनता है, जनता को किस तरह से उन्होंने भरोसा नहीं दिलाया या भरोसा दिलाने में वो असफल रहे। यानी कि हमें गरम दल जो है, उग्र दल जो है, उसके उद्भव के कारण हमें यहाँ पे थोड़े इसी के साथ ऐड करके लिखने हैं। नरम दल क्यों फेल हुआ और गरम दल क्यों वहाँ पे सक्सेस हुआ, जो कि अंग्रेज़ों की रणनीति थी कि नरम दल को अलग अलग तरीके से दबाने की कोशिश की, फोड़ो और राज्य करो, इस तरह से उन्होंने जो रणनीति अप्लाई थी। और उनके जो अधिवेशन होते थे उनके लिए जगह ना मिले, इसलिए उनकी कोशिशें रहती थी इस तरह से। और नरम दलीय जो थे उन्होंने अपने जो राजनीतिक लक्ष्य थे छोटे रखे थे, जो कि उस समय के लिए जब नरम दल ने अपना काम शुरू किया था, राष्ट्रीय सभा ने अपना काम शुरू किया था, उस समय वो बहुत ही ज़रूरी और अच्छे लगते थे। लेकिन जैसे जैसे एक समय बीतता गया वैसे वैसे हमारे देश में एक राष्ट्रीय आंदोलन, स्वराज्य, स्वदेशी, ये जो बातें हैं ये सामने आई, तो हमें समझ में आया कि हमें अपने छोटे छोटे संवैधानिक अधिकार नहीं, तो हमें पूरा देश में स्वराज्य और स्वतंत्रता चाहिए और स्वदेश, अपना खुद के देश के लिए हमारा देश खुद का अपना होना चाहिए। इस तरह से जो गरमपंथी नरम दल के अगेंस्ट जो उग्र दल थे उन्होंने काम शुरू किया। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे नरम दल के जो फेलियर है, नरम दलीय जो है उनके फेलियर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 2016 में जो प्रश्न आया है, देखिए, यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। कोई भी स्टूडेंट जो जनरल है, जैसे कि उसको अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने क्या लिखना है यहाँ पे। कुछ तो इसके सिर्फ 1857 के उठाव जो हुआ था, विप्लव हुआ था, उसका थोड़ा बहुत लिख के उसके परिणाम लिख देंगे। लेकिन हमें यहाँ पे 1857 का विप्लव जो है उसको ब्रिटिश ने अपने भारत के प्रति किस तरह से नीतियों में बदलाव लाया। तो हमें 1857 का जो एक एक्ट बना था, जिसको हम अच्छी सरकार के लिए, भारत सरकार अच्छे जो गुड गवर्नेंस एक्ट बना था, उसको हमें लिखना है, जिससे जो भारत के औपनिवेशिक भारत में अभी तक कंपनी का राज चल रहा था उसको ख़त्म करके वहाँ की पार्लियामेंट के हाथ में भारत का राज दे दिया गया। और जो इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया है उसके थ्रू एक वाइसराय यहाँ पे काम करेगा और एक भारत मंत्री बनाया गया और एक पूरी ये अलग तरीके से भारत का विकास के नीतियों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। ये चीज़ें हमें यहाँ पे शॉर्ट में लिखनी है। तो ये, और उसके बाद भी हमेशा जैसे कि 1858 हो या फिर 1909 हो, 1919, 1935, इस तरह से धीरे धीरे एक विकास क्रम की जो ब्रिटिश की नीतियाँ थी वो भारत के किस फेवर में, या भारत औपनिवेशिक भारत को किस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन या फिर बाकी सुविधाएं दे रही थी, अधिकार दे रही थी, इस बारे में हमें लिखना है। 2014 में, जब 2015 में तो प्रश्न आया नहीं, 2014 में जो प्रश्न आया था वहाँ पे देख लीजिए कि भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से, सिलेबस में यही लिखा है लगभग 18वीं शताब्दी से मध्य, तो यही लाइन यहाँ पे उठाई गई है, से स्वतंत्रता तक, यानी कि अभी तक स्वतंत्र 1947 तक अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो हमें 18वीं शताब्दी से लेके स्वतंत्र तक, यानी कि 1757 से लेके 1947 तक अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीतियाँ थी उनके बारे में लिखना है। उन्होंने तो अपने देश को औपनिवेशिक भारत, औपनिवेशता के लिए, उपनिवेश के लिए ही अपने देश के ऊपर उन्होंने अपना राज किया था। हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके जाना और पक्के माल के लिए मार्केट अवेलेबल कराना, जो भी थे उनके आर्थिक नीतियाँ उनके बेनिफिट के लिए, उनके फ़ायदे के लिए ही थी। इस तरह से हमें इनको शुरू से लेके अभी तक कंपनी के राज में किस तरह से उन्होंने भारत में व्यापार किया, उसके बाद कंपनी का राज ख़त्म होने के बाद जो क्राउन के अंडर भारत आया, उसके बाद में उनकी आर्थिक नीतियाँ किस तरह से रही, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करनी है।
तो लगभग आखिरी 1947 तक उन्होंने कभी भी भारत के हित में ना सोचते हुए सिर्फ अंग्रेज़ों की हित में सोचा। ये हमें यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। इस तरह से 2014 तक ये प्रश्न पूछे गए। तो आप जब भी इसकी पढ़ाई करो, आप सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करो, लेकिन जब प्रश्न पढ़ो तो उसको सबसे पहले उसकी मांग को समझने की कोशिश करो, डिमांड को समझने की कोशिश करो। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, प्रश्न की मांग को कैसे समझे, और यूपीएससी का प्रश्न जो एग्ज़ाम लेते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देख सकते हो।